अस्सलाम वालेकुम जी। जी इमरान, सर वालेकुम सलाम। आप ही बचे हैं, आप गायब। नहीं, वहाँ पे हम आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको बताना पड़ेगा, मैं मैसेज कर देता ओके। हूँ। सर ये इसकी जूम की वजह से तो नहीं होता आपका, उसकी सॉरी गो टू ट्रेनिंग की वजह से हैंग? आई डोंट नो क्या मसला है। बड़ी मुश्किल से भी चला क्योंकि है मैंने एक दफा गो टू ट्रेनिंग से एक दफा ट्रेनिंग कराई थी, बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो मैंने उसी वक्त जो है वो क्या कहते हैं जूम ले लिया था। अच्छा। तो उसका जूम का बेसिक पैकेज ये हुआ, बिल्कुल लाइट सा है। क्योंकि हाँ मैंने ये हाँ। देखा है जूम इसमें क्या नाम है आपके गो टू ट्रेनिंग में और माइक्रोसॉफ्ट टीम में आप अपनी स्लाइड को अपलोड करना पड़ता है। तो इंटरनेट अगर स्लो तो और मुसीबत हो जाती है। हाँ हाँ जी हाँ। सर। आइए ना भाई। हाँ जी। हाँ सर जी, ये थोड़ा मसला हो गया था हमारा। नेट शेट का था या क्या मसला था? एक्चुअली नेट का भी नहीं था। ये कुछ मेरा ख्याल है कि कंप्यूटर हो गया ज्यादा पुराना, ज्यादा मेमोरी उसकी है नहीं इतनी ज्यादा जितना उस पर लोड डाला हुआ है। जी नजर आ रही है स्लाइड आपको? जी सर, फिर लैपटॉप मेरे पास लैपटॉप है लेकिन बस वो अब पुराना बूढ़ा हो गया ना। एक चीज आप चेंज कर लें, आप इसकी हार्ड डिस्क जो है, अगर एसएसडी नहीं है, हार्ड डिस्क जो है वो ये भागना शुरू हो जाएगा। यार पता है मसला ये है कि ये कंप्यूटर इतना पुराना, लैपटॉप इतना पुराना हो चुका है कि इसके अब बटन भी नहीं चलते। मुझे लैपटॉप नया ही लेना है। सर फिर सर फिर बदल लें। हाँ, लेकिन जो मुझे पसंद आता है। सर आपके काम के लिहाज से, हाँ, जी, जो सिस्टम मुझे पसंद आपके आता काम है के वो। लिहाज से जिस तरह आप ये, हाँ सर आप बोलें, क्योंकि ना मुझे लगता है आवाज आगे पीछे हो रही है, इसलिए वो उस वक्त आती है जब मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ। हाँ हाँ। एनीवेज चलें, छोड़े परे, अब हम इसकी बात करते हैं। ओके जी, रेगुलेटरी कंप्लायंस की हम बात कर रहे थे या ओके राइट जी। सो रेगुलेटरी कंप्लायंस की हम बात कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं फॉर ईच अप्रोच। Doing the compliance work as we do keeps it linked and relevant to the current work. We can see if our work practices are making it easier or harder to pass the compliance test and adopt accordingly. एक बात तो जाहिर है ना, ये compliance जो है वो तो मजबूरी है हमारी। अब हमने दो तरीके बता दिए। हमने कहा एक तो साथ साथ compliance करते जाओ, अगर वो मुमकिन नहीं है तो कंप्लायंस वर्क को आखिर के लिए छोड़ दो और आखिरी एक स्प्रिंट में कंप्लायंस वर्क के सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरे कर लेना। अभी वो ये कह रहा है कि however the downside of this approach is that any subsequent changes to a product or its design may invalidate the work we have done before. In other words, the testing that has been done to date might need to be repeated. क्योंकि जब आप कंप्लायंस करेंगे उस वक्त की टेस्टिंग चाहिए होगी। जो टेस्टिंग पहले आप कर चुके हैं वो नल एंड वाइड हो जाएगी। ये एक नुकसान है इसका। डूइंग द कंप्लायंस वर्क आफ्टर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट डजंट अलाउ अस टू ट्वीक आवर प्रैक्टिसेस ऑन द गो, बट इट डज अवॉइड द इशू ऑफ रीवर्क। रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम एक इसमें फायदा जरूर है कि हम आखिर में होते हैं सारा कुछ। And assuming that the product passes, it can be sent to the final approval, complete with its newly minted compliance documentation. तो मतलब जब ये आखिर में करेंगे तो बस एक दफा जब जाएगा तो फिर अप्रूव ही होगा, फिर उसके पीछे वापस आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जब हम साथ साथ कर रहे होंगे तो उसमें देर आर चांसेस कि आपको कंप्लायंस एक एक यूनिट की करा करा के आप जब चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वो बार बार चीजें करनी पड़े। Most organizations adopt a hybrid approach. They will select a few architecturally significant components to test compliance on as they develop and refine their process until they are comfortable that technology will satisfy the regulatory requirements. Then, once all the work is done, they will submit the entire product
to final compliance testing and documentation again. तो उसने कहा जी दोनों तरीकों को हम इकट्ठा करके इस्तेमाल कर लेते हैं. This creates a duplication of effort in testing the components they did before, but it is the best way to balance and manage the risk of suboptimal processes and overall rework. ये हो गई जी रेगुलेटरी कंप्लायंस के हवाले से. अगला जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रायोरिटाइजिंग वैल्यू. वैल्यू प्रायोरिटाइजिंग, जैसे आप बैकलॉग बनाते हैं वो सारा काम. इसमें तीन चीजें हैं कि प्रायोरिटाइजेशन जो होनी चाहिए, नंबर एक वो कस्टमर वैल्यूड होनी चाहिए, लाजमी बात है. कस्टमर को जो वैल्यू मिलती है उसके हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन करनी है, हमने अपने हिसाब से तो नहीं करनी. फिर कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन की स्कीम्स हैं, मेथड्स हैं बहुत सारे. वो छोटे छोटे आसान आसान से मेथड हैं, उन मेथड्स के ऊपर काम करना. और फिर रिलेटिव प्रायोरिटाइजेशन या रैंकिंग के भी तरीके हैं जो कंपैरिजन है कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है, दैट काइंड ऑफ थिंग. सिंपल आसान चीजें हैं, कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है. प्रायोरिटाइजेशन एजाइल के लिए एक फंडामेंटल प्रोसेस है. वी वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन द डेवलपमेंट. आपको याद होगा तो उसका क्या मतलब है कि हम प्रायोरिटाइजेशन की वजह से ये करने के काबिल हैं. ठीक है जी, हम किसी भी वक्त रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूसली रीप्रायोरिटाइज करते रहते हैं और प्रायोरिटी में ऊपर वाली चीजें उठाते रहते हैं. बट एक्चुअली हैपेंस व्हेन अ न्यू रिक्वायरमेंट इज एडेड टू अ फुल्ली लोडेड प्रोजेक्ट. एक तो ये सवाल है कि वो कहाँ जाएगी एंड हाउ विल दे स्क्वीज इन द न्यू वर्क. एजाइल टीम्स also use prioritization to confirm that they are delivering value. At the end of each iteration, we sit down with the customer to review the backlog, asking, has anything changed? And do we still want to work on feature B next? Any new priorities are captured in the backlog and revisited again at the next planning session. This helps ensure that we are continuing to make progress toward the desired target. मतलब ये है कि एक कंफर्मेशन होती रहती है कि आया कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. अगली जो आइट्रेशन शुरू करने से पहले हम ये कंफर्मेशन ले लेते हैं. कस्टमर वैल्यू प्रायोरिटाइजेशन refers to agile practice of working on the items that yield the highest value to the customer first. वही बात जो हम पहले से जानते हैं. कस्टमर आर प्रोडक्ट ओनर, दोनों में से नेचुरली डिपेंड करता है कि हम लोग ज्यादातर प्रोडक्ट, अब स्क्रम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट ओनर को कस्टमर की वॉइस समझते हैं और प्रोडक्ट ओनर से बात करते हैं. प्रोडक्ट ओनर कस्टमर से बात करता है, मगर कुछ मेथोडोलॉजीज में कस्टमर से डायरेक्ट बात भी होती है. तो जो भी है, सो कस्टमर और प्रोडक्ट ओनर दोनों में से जो भी है is responsible for keeping the items in the backlog prioritized by business value. This is what we have to ensure. As new work items are added, such as change requests and defect fixes, the customer product owner prioritizes them so that their value can be compared to the existing items on the list. एक तो वो उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, उनकी स्टोरी को प्रायोरिटाइजेशन में देखते हैं कि कहाँ फिट होती है. When the team is ready to plan a new iteration, they start working on the items at the top of the backlog to make sure they are working on the highest value items. ठीक है जी, अगर वो प्रायोरिटी में जो चीज नहीं आई है वो कोई 40वें नंबर पे चली गई है तो वो फिर अपना इंतजार करे, जब उसकी आइट्रेशन की बारी आएगी तब वो काम होगा. हमने तो टॉप से अपना काम उठाना है, अपनी यूज स्टोरीज उठानी है और उन पे काम शुरू करना है. डिफरेंट एजाइल मेथोडोलॉजीज यूज डिफरेंट टूल्स फॉर कस्टमर वैल्यूड प्रायोरिटाइजेशन. मिसाल के तौर पे स्क्रम जो है वो प्रोडक्ट बैकलॉग इस्तेमाल करता है. FDD फंक्शन डिप्लॉयमेंट, वो फीचर लिस्ट, उसको प्रोडक्ट लॉग नहीं, बैकलॉग नहीं कहते, फीचर लिस्ट कहते हैं. और DSDM वाले प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट लिस्ट कहते हैं. मगर आइडिया एक ही है, वही मतलब है. तो मतलब जनरली वो वही चीज है जिसको हम प्रोडक्ट बैकलॉग के नाम से जानते हैं. The team works through a list of items that have identifiable value and have been prioritized by the customer or product owner. By asking the customer what their top priority features are,
We learn about their motivations, risks and acceptance criteria. और ये चीजें हमने नोट करनी है. Why is customer saying कि वो क्यों उसको हाई प्रायोरिटी करता है, रिस्क इसमें क्या है, रिस्क के हिसाब से भी हमने रिस्क के हिसाब से भी प्रायोरिटाइजेशन करनी है, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हर यूजर स्टोरी के साथ होना चाहिए. तो ये वो चीजें हैं जो कस्टमर से डिस्कस होकर निकलती हैं. A team that doesn't practice customer valued prioritization is likely to miss out on identifying critical success factors. लाजिमी बात है कि वो कामयाबी की तरफ गामजन नहीं रह सकेगी. Customer value prioritization is an ongoing process throughout the project. तो जैसे प्रोजेक्ट चलता रहेगा हमें ये प्रायोरिटाइजेशन का अमल जारी रखना पड़ेगा. प्रायोरिटाइजेशन स्कीम्स पे आ जाएं. देयर इज नो स्पेसिफिक प्रायोरिटाइजेशन स्कीम दैट इज बेस्ट फॉर एजाइल प्रोजेक्ट. ये आपको खुद चुननी पड़ती है अपनी जरूरत के हिसाब से. ईच टीम शुड चूज देयर प्रायोरिटाइजेशन स्कीम बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन. Let's look at some of the common prioritization schemes such as used in on agile projects. ये देखिएगा schemes हैं. मॉस्को है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं मॉस्को के बारे में. मोनोपोली मनी का नाम सुना होगा आपने. 100 पॉइंट मेथड हो सकता है, डॉट वोटिंग और मल्टी वोटिंग होती है, कैनो एनालिसिस है और रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन मॉडल है. इनको एक एक करके देखते हैं. मैंने आपको कहा था ये बड़े सिंपल किस्म के मेथड्स हैं, इनमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. सिंपल मेथड क्या है, आप जनाब उनको प्रायोरिटाइज करेंगे. प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रायोरिटी करना चाहते हैं, ऐसे करना शुरू कर दें और उसी के हिसाब से प्रायोरिटी अपनी चेंज करते जाएं. While this approach is straightforward, it can be problematic since stakeholders have a tendency to designate even everything as priority 1. मतलब वो जब आप प्रायोरिटी 1 2 3 में कहते हैं तो वो कोशिश कस्टमर की यही होती है हर चीज को ऊपर कर दें. मतलब आई मीन टू से 1 2 3 का मतलब ये है कि आपने उसको 3 कैटेगरीज दे दी है कि भाई अपनी सारे कामों को प्रायोरिटी 1 या 2 या 3 दे दो बस. वो क्या करता है कस्टमर, वो हर चीज को प्रायोरिटी 1 ही समझता है, तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ इसका. इफ टू मेनी आइटम्स आर लेबल्ड प्रायोरिटी 1 द स्कीम बिकम्स इनइफेक्टिव. तो उनको business representatives really ask for a it should be a priority since they know that risk get cut out of the project. तो उनका ख्याल ये होता है कि अगर हम कोई लोअर प्रायोरिटी देंगे शायद ये काम होगा नहीं. फॉर द सेम रीजन ये जो 1 2 3 वाला तरीका है इसको कुछ लोग हाई मीडियम लो भी करते हैं. Prioritization can also be problematic. वही प्रॉब्लम है सेम. Without a shared defendable reason for what defines high priority, we end up with too many items in this category and a lack of true priority. तो ये सिंपल स्कीम्स हैं जिसके अंदर ये काम किया जा सकता है. आप मतलब कैटेगरीज में आप उसे बांट रहे हैं. और ये हमने बता दिया कि ये इतना अच्छा मेथड नहीं है जब तक लोग समझदार ना हो. मॉस्को के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. मॉस्को में हमारे पास 4 लेवल्स हैं. मस्ट हैव वो चीजें हैं जो कि मैंडेटरी हैं, इनके बगैर तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है. शुड हैव का मतलब है कि हम चाहते हैं कि ये चीजें हों, और कुड हैव है कि अगर ये हो जाएं तो अच्छा है, और वुड लाइक टू हैव का मतलब यही है कि होती तो ठीक था लेकिन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मतलब वोंट हैव भी कहते हैं. उसमें तो कोई मसला नहीं है जी. मॉस्को तो समझ आती है ना. जी सर. मॉस्को में तो मसला नहीं है. मॉस्को में अमूमन जो वोंट हैव हैं वो करते ही नहीं है, वो निकल ही जाते हैं फीचर. मोनोपोली मनी. गिव द स्टेक होल्डर्स मोनोपोली मनी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट बजट and ask them to distribute those funds among the system features. This approach is useful
for identifying the general priority of system components, but it can be taken too far if the people distributing the money start to question activities such as documentation that they perceive as adding little value to the project. The monopoly money technique is most effective when it's limited to prioritizing business features. तो छोटे मोटे जो काम है, डॉक्यूमेंटेशन और ये वो, उनको ना इसमें शामिल करें और सिर्फ फीचर्स की बात करें, तो उस हवाले से मोनोपोली मनी कैन बी इफेक्टिव। तो लाजमी बात है कि उसके हिसाब से हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फिर 100 पॉइंट मेथड क्या है? ये भी इसी तरह की चीज है जैसे मोनोपोली मनी था, हम 100 पॉइंट हर किसी को दे देते हैं। तो ये ओरिजिनली डीन लेफिंगवेल और डॉन विड्रिक ने यूज केसेस में इस्तेमाल किया। इज अनदर वे टू प्रायोरिटाइज फीचर्स। इसमें क्या है, ईच स्टेक होल्डर इज गिवन 100 पॉइंट्स दैट ही और शी कैन यूज टू वोट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लिस्ट ऑफ 25 फीचर्स ऑन द बोर्ड। उनको प्रायोरिटाइज करना है। जितने लोग प्रेजेंट हैं स्टेक होल्डर्स, उनसे हम कहते हैं सबको 100 पॉइंट देते हैं। उन्हें कहते हैं जी इन 100 पॉइंट्स को आप इन ये जो बोर्ड पे लिखी हुई चीजें हैं इनको पॉइंट्स अवार्ड कर दें। अब वो पॉइंट कैसे अवार्ड करते हैं? वो कहते हैं जी सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है उसको वो चाहे तो 100 के 100 नंबर दे दे और वापस आके बैठ जाए, या वो ये कर सकता है कि वो 30 नंबर एक पॉइंट को दे दे, 20 किसी को दे दे, किसी को 5 दे, किसी को 1 दे। तो इस तरह करके वो अपने 100 के 100 पॉइंट मुख्तलिफ फीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जैसे स्टेक होल्डर कैन डिस्ट्रीब्यूट दी 100 पॉइंट्स इन अ वे 30 पॉइंट्स हेयर, 15 पॉइंट्स देयर आर all 100 points to a single requirement if that is the stakeholders only priority। तो इस तरीके के साथ ये एक आदमी ने कर दिए, दूसरे आदमी ने अपने पॉइंट्स लगाए, तीसरे ने अपने पॉइंट लगाए, आखिर में हम काउंट कर लेते हैं कि किस फीचर को कितने पॉइंट मिले हैं सारे लोगों की तरफ से। जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होंगे उसको ऊपर कर देंगे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ये एक अच्छा तरीका बन जाता है प्रायोरिटाइजेशन का। इसी से मिलता जुलता एक और तरीका है, उसको हम डॉट वोटिंग या मल्टी वोटिंग कहते हैं। इसमें अगेन हम कलेक्टिव विजडम इमर्ज करती है थ्रू इंडिविजुअल प्रायोरिटीज। हियर ईच स्टेक होल्डर गेट्स अ प्री डिटर्मिन्ड नंबर ऑफ डॉट्स। जैसे इधर हमने 100 पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे हम उसको डॉट्स दे देते हैं। डॉट्स का मतलब है कि स्टिकर के ऊपर डॉट बना हो या स्टार बना हो या कोई व्हाटएवर कोई निशान बना हो, तो वो हम उसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टिकर दे देते हैं। 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, से 20-25 स्टिकर दे देते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दी ऑप्शन प्रेजेंटेड। इसी तरह सामने बोर्ड के ऊपर सारे पॉइंट लिखे होते हैं, वो अपना स्टिकर लगाता जाता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। बिल्कुल वो 100 पॉइंट वोटिंग ही की तरह इसको भी किया जाता है, इसका टोटल किया जाता है, इसकी प्रायोरिटाइजेशन की जाती है। और इस तरीके के साथ ये इसको डॉट वोटिंग भी कहते हैं और इसको मल्टी वोटिंग भी कहते हैं। आपने देखा बिल्कुल सिंपल और आसान किस्म के तरीके हैं, कोई भी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, फिर है जी कैनो एनालिसिस। कैनो एनालिसिस को पीएमआई ने अपने जो जो एग्जाम कंटेंट आउटलाइन में शो किया हुआ है कि ये प्रायोरिटाइजेशन स्कीम है, मगर माइक ग्रिफिथ के हिसाब से दिस इज नॉट अ प्रायोरिटाइजेशन स्कीम, इट इज अ प्रायोरिटाइजेशन मेथड सिंस इट कैन बी यूज्ड टू हेल्प डिटरमिन प्रायोरिटीज। Anyways, whatever it is, this technique is used to classify customer preferences into 4 categories. Although you may see different names for these categories, we will refer to them as delighters and exciters on one side, satisfiers, dissatisfiers are indifferent on other side. Project stakeholders can use these categories to understand how customer needs relate to customer satisfaction. Kano analysis can help us set the context for questions about features and build release plans that promote improved customer satisfaction। मतलब कस्टमर को के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसको हम इस तरह से करते हैं। ये मैंने वो कलर जरा ज्यादा बुरा सा सिलेक्ट कर लिया। पहले है डिलाइटर्स एंड एक्साइटर्स। ऐसी चीजें जो आपको डिलाइट करती हैं, एक्साइट करती हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। दीज फीचर्स डिलीवर अनएक्सपेक्टेड, नॉवेल
are new high value benefits to the customer. For example, a delighter oblique exciter feature could be the visual mapping of data that was previously only available in tabular form. Delighters exciters yield a high level of customer support. तो ये नंबर 1 पे आ गए. उसके बाद जनाब दूसरे नंबर के ऊपर हैं सेटिस्फायर्स. ये वो फीचर हैं that are categorized as satisfiers. The more the better. These features bring value to the customer. मतलब जितने ज्यादा सेटिस्फायर्स होंगे उतना अच्छा है. ठीक है, ये मतलब उतने तो एक्साइट नहीं करते कस्टमर को, लेकिन कस्टमर इनसे खुश होता है. जितने ज्यादा सेटिस्फायर्स होंगे उतना कस्टमर इज मोर हैप्पी. देन आर द डिससेटिस्फायर. ये वो चीजें हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करती बल्कि नाराज करती हैं या डिससेटिस्फाई करती हैं. विल कॉज अ यूजर टू डिसलाइक द प्रोडक्ट इफ दे आर नॉट देयर, but will not necessarily raise satisfaction if they are present. मतलब वो ये कहना ये चाह रहा है कि ये वो फीचर्स हैं जो अगर होंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड तो नहीं होगा, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड भी नहीं होगा. लेकिन अगर ये एलिमेंट्स ना हुए, अगर ये फीचर ना डाला आपने, तब वो जरूर नाराज होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर ये फीचर ना डाला तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन अगर डाला तो ये सेटिस्फाइड वाली बात नहीं है. मतलब ये एक नॉर्मल है बस. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इस फीचर का होना जरूरी है. अगर ये ना हुआ तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, और अगर हुआ तो कोई खास मतलब सेटिस्फायर जितनी बड़ी चीज नहीं है ये, बस इसका होना जरूरी है. और इनडिफरेंट है कि हो या ना हो. तो एक तरह से अगर आप मॉस्को के मुकाबले में देखें तो ये एम जो है वो डिलाइटर वाली कैटेगरी में आता है, मस्ट हैव, और सेटिस्फायर जो है ये आपके वो शुड हैव में है, और डिससेटिस्फायर है कुड हैव में है, और इनडिफरेंट जो है ये वोंट हैव में. तकरीबन वही बात बन जाती है. लेकिन कैनो एनालिसिस में इसको हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं. एक चार्ट बनता है और इस चार्ट में आप अगर देखें डिससेटिस्फाइड नीचे है और सेटिस्फाइड ऊपर है, और इसके दरमियान में दाईं तरफ नीचे डिससेटिस्फायर्स हैं, नीड्स विल बी फुलफिल्ड एंड नीड्स नॉट फुलफिल्ड. लेफ्ट साइड पे नीड्स नॉट फुलफिल्ड और नीड्स फुलफिल्ड. ओके, अब क्या है कि कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड when the needs are not being fulfilled. Customers will be satisfied when the needs are fulfilled, and beyond that, the customer will be delighted. Need fulfill हो रही है और उसको सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है, बहुत हाई है, तो डिलाइटर कहलाएगा. और अगर नीड पूरी नहीं हो रही तो वो इनडिफरेंट है उसके बारे में. ठीक है जी, अगर नीड पूरी नहीं हो रही तो ये जो डिससेटिस्फायर्स हैं, अच्छा सॉरी इनडिफरेंट जो ये सेंटर में जो चौकटा बना हुआ है ना, स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर इनडिफरेंस है, इसके अंदर इनडिफरेंस है. और इससे राइट हैंड साइड के ऊपर आपका नीड्स फुलफिल होती हैं. अगर डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी तो डिससेटिस्फायर्स होंगे, सेटिस्फेक्शन होगी तो ऊपर की तरफ सेटिस्फायर्स हैं, और उससे भी ऊपर डिलाइटर्स और एक्साइटर्स हैं. दरमियान में इनडिफरेंट पीरियड है कि उसका हो या ना हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. मतलब ये वोंट हैव वाली चीजें हैं. फिर जनाब रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन मॉडल की बात आती है. तो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन मॉडल क्रिएटेड बाय कार्ल वीगर इज अ मोर मैथमेटिकली रिगरस मेथड. ये जरा बड़ा डिटेल्ड मेथड है, और इतना डिटेल में काम किया कोई नहीं जाता है एजाइल में. एजाइल वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी डिटेल कैलकुलेशन कर सकें. बट एनीवेज, अगर आपके पास टाइम है और आप बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का काम करना चाहते हैं, मैथमेटिकल काम करना चाहते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं. Is a more mathematically rigorous method of calculating priority than the other schemes we have discussed. With this approach, the benefit, penalty, cost, and risk of every proposed feature is rated on a relative scale of 1 to 9.
अब बात करें ना जी कि 4 चीजें हैं। बेनिफिट कितना देता है 1 से 9 पे बताएं, पेनल्टी कितनी है इसके ऊपर 1 से 9 पे बताएं, कॉस्ट और रिस्क 4 चीजें आप 1 से 9 के स्केल पे बताते हैं। फिर कस्टमर रेट बोथ द बेनिफिट स्कोर फॉर हैविंग द फीचर एंड द पेनल्टी स्कोर फॉर नॉट हैविंग इट। डेवलपर्स rate both the cost of producing the feature and the risk associated with producing it. The number of each feature are then entered into a weighted formula that is used to calculate the relative priority of all the features. So आप एक weighted average निकाल रहे हैं या weighted formula के थ्रू इसको निकाल रहे हैं और उससे आपको एक priority level मिल जाएगा और उसमें फिर जो higher priority होगा उस चीज को आप accept करेंगे। खैर ये काफी रिगरस सिस्टम है। उसके बाद आ जाती है relative prioritization और ranking. Regardless of the prioritization scheme that the team uses, their focus should be on the end goal, understanding the priority of the feature. Sometimes the effort involved in refereeing the schemes can detract from meaningful discussion about prioritization. For this reason, I'm personally a fan of simply asking the customer to list features in order of relative priority. मतलब ये कि बजाय इसके कि हम उसको कोई वैल्यू दें या कोई कैटेगरी बनाएं, आप कहें कि अच्छा इससे आप रिलेटिवली बताएं ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है कि ये छोटा। वो जो टी शर्ट वाला सिस्टम था, वो जो क्या नाम है उसका, वो एक और भी था ना टी शर्ट टाइप की एक और चीज थी। सो वो जनाब उसको 1, 2 या 3 में या मीडियम हाई या लो में या नो मस्ट हैव इस किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत। आप बस ये बताएं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बस ये आपने फैसला करना है। Simple list removes the categories that people tend to fixate on from the debate and allows the focus of the discussion to be on priorities. अब ये देखिएगा जरा, मिसाल के तौर पे आप relative priority list बना रहे हैं और आपकी priority list में सबसे ऊपर के जो टास्क पड़े हुए हैं वो मिनिमल वायबल प्रोडक्ट के 4 सीक्वेंशियल टास्क हैं ABCD। ये ABCD हो गया तो मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बन जाएगी और एक टास्क है जो कट ऑफ टू मीट द बजट लाइन है, मतलब वो एक अलग टास्क पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि एक नया टास्क आके इंट्रोड्यूस हुआ, वो बी और सी के दरमियान आके फिट हो गया, लेकिन उसके फिट होने की वजह से ई जो है वो नीचे पुश हो गया, अगली प्रायोरिटी में चला गया, जिसकी वजह से जो हमारा स्प्रिंट बनेगा वो ए बी वो डी तक बनेगा। तो ये जो चेंज रिलेटेड आइटम आया है, चेंज बी और सी के दरमियान आनी है। तो चेंज वाला जो चेंज रिक्वेस्ट कह लीजिए आप इसको, ये चेंज रिक्वेस्ट का जो फीचर आया है, जो यूजर स्टोरी आई है, ये बी और सी के दरमियान फिट होनी है। तो चेंज एक्सेप्टेड डेफरिंग ई, डी को डेफर कर दिया कि तुम अगली प्रायोरिटी में चले जाओ, अगले क्या कहते हैं स्प्रिंट में आना, लेकिन इस स्प्रिंट में वी आर, हम जो आपने देखा कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट था वो मेरा ABCD था, तो ABCD को मैंने इकट्ठे रखना है। ऑल दो बी और सी के दरमियान ये एक चेंज रिक्वेस्ट आई है, लेकिन ए से लेके डी तक ये हम पूरे मिनिमल वायबल जो प्रोडक्ट है उसको इकट्ठा रख रहे हैं। फिर है जी डिलीवरिंग इंक्रीमेंटली। डिलीवरिंग इंक्रीमेंटली में वही बात जो हम करते आए हैं कि मिनिमल वायबल प्रोडक्ट क्या चीज है उसके ऊपर जरा बहस करेंगे, एजाइल टूलिंग की बात होगी, लो टेक हाई टच टूल्स, टास्क और कैनबैन बोर्ड, वर्क इन प्रोग्रेस की लिमिट्स, कम्युलेटिव वर्कफ्लो वर्क डायग्राम्स और बॉटलनेक्स एंड द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। पहले हम वैल्यू ड्रिवन की बात करने थोड़ी सी। इंक्रीमेंटल डिलीवरी इज another way that agile methods optimize the delivery of value. With incremental delivery, the team regularly deploys work in increments. ये असल में इसकी हेडिंग होनी चाहिए थी डिलीवरिंग इंक्रीमेंटली, ये मैंने, हाँ ठीक है। तो इंक्रीमेंटल डिलीवरी इज अनदर वे दैट एजाइल मेथड्स ऑप्टिमाइज the delivery of value. With incremental delivery, the team regularly deploys working increments of the product over the course of the project. In the case of software development projects,
the working software is usually deployed to a test environment for evaluation. But if it makes sense for the business, the team could deliver functionality directly to production in increments. If we can deliver the plain vanilla version of a product, मतलब workable version, चलती हुई मशीन, बेशक वो मुकम्मल ना हो, शक्ल पूरी ना हो, लेकिन MVP हो of a product or service, while working on the more complex elements, we have an opportunity to start realizing the benefits of the product and get an early return on investment. अगर हम MVP बना के पहले दे देते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना देते हैं, तो हमें उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिल गया। अब हम उसके ऊपर मजीद बिल्ड करेंगे और जब वो बनेगा तो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सो वी आर वर्किंग ऑन प्रायोरिटी। ये जनाब उसने यही चीज यहाँ पे दिखाई है, एज शोन इन द कॉस्ट ऑफ चेंज कर्व बिलो, इश्यूज that are found in software deployed in a test environment for evaluation. Point 1, यहाँ पे टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग में जब आपने ये रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस है, कोडिंग है, टेस्टिंग में आपने देखा कर्व अभी नीचे ही है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ चेंज कम है, लेकिन आर मच चीपर टू फिक्स देन इश्यूज फाउंड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। आखिर में ये जो 2 है, अगर इस वक्त चेंज आती है तो वो हमें ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। बट एनीवेज वेदर दिस इज द केस आर नॉट, बट एजाइल की तो खूबसूरती ये है कि हम किसी भी वक्त चेंज एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, चूंकि हम हाईएस्ट वैल्यू शुरू में डिलीवर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे चेंज की कॉस्ट हाईएस्ट वैल्यू आइटम के ऊपर शुरू में ही आएगी, कम आएगी, और आखिर में तो वैसे ही वैल्यू कम के काम है और वो हो सकता है छोड़ दिए जाए। तो इसलिए वहां पे खर्चा होने का जो इम्कान है वो एक तो गैर जरूरी है। वो कस्टमर खुद कहेगा कि यार ये छोटी सी एक फीचर है और इसके लिए इतना खर्चा लग रहा है, छोड़ दो, इसको रहने दो, ना करो। तो इस तरह वो वोंट हैव में चला जाएगा, या अगर वो इस पर खर्च करने को तैयार है तो फिर वो पे करने को भी तैयार होगा। सो दैट्स इट। इवन इफ वी आर इंक्रीमेंटली डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर इनटू अ टेस्ट एनवायरनमेंट, जो कि नंबर 1 था, rather than into production, this approach can still help with the overall delivery of value. Incremental delivery reduces the amount of rework by finding issues earlier and thereby contributing to the delivery of value on the project. लाज़मी बात है, अगर हमने पहले ये काम कर लिया और कम पैसों में कर लिया तो बाद का खर्चा बच जाएगा। तो this is definitely a better way of doing it. Minimal viable product क्या होती है? When planning a release of a feature to customer, the release has to make sense, be useful and deliver value. ये जरूरी है। मतलब वो जो भी चीज MVP है वो वर्किंग मॉडल होता है, वो कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रोटोटाइप नहीं होता। वो बिल्कुल रियल लाइफ असली साइज की चीज होती है, लेकिन उसके अंदर शायद सारे फीचर नहीं है, लेकिन जो मिनिमल क्या कहते हैं उसके फीचर्स होने चाहिए वो हैं। मिसाल के तौर पे आप एक मोबाइल बना रहे हैं जिसमें बुनियादी तौर पे आपने 10 किस्म के नए फीचर डालने हैं, लेकिन जो प्राइमरी उसका बेसिक फंक्शन है कि उस पर कॉल मिल सकती हो, वो आपने उसको मिनिमल वायबल प्रोडक्ट में डाल दिया। तो मतलब उनको चलता हुआ फोन हम दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि जी ये लेना है ये ले लो, नहीं तो बाकी फीचर अगले ट्रेंड में आ रहे हैं, लेकिन ये तो अभी तैयार है। अगर मार्केट में इसको आपने देना है तो आप इसे बना के बेच सकते हैं इस हालत में मिनिमल फंक्शनैलिटी के साथ। लेकिन अगर आप और फीचर्स डालना चाहते हैं और हो, आप देखें, आप इसको गौर कीजिए कि जब कंपटीशन इतना ज्यादा सख्त होता है तो समटाइम्स मिनिमल वायबल प्रोडक्ट को ही वो उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा चलें ये भी एक प्रोडक्ट के तौर पे हम निकाल देते हैं, मगर आप अपना काम आगे जारी रखें। तो दैट मीन्स कि वो वैल्यू हमने उसकी डिलीवर कर दी। द टर्म मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम है मिनिमल मार्केटेबल फीचर, ऐसी चीज जो कम अज कम फीचर्स के साथ बेची जा सकती हो। मिनिमल मार्केटेबल फीचर कि यार कम अज कम ये फोन कॉल तो कर सकता हो, बस ये मिनिमम फीचर है। और फिर बात है उसके अंदर जनाब वो तस्वीर खींचने का कैमरा भी हो, ये भी हो, वो भी हो, वो सेकेंडरी है, वो प्रायोरिटी में सेकंड थर्ड नंबर पे आ जाती हैं चीजें। Refers to this package of functionality
that is complete enough to be useful to the user or the market, yet still small enough that it does not represent the entire project. ठीक है, अभी प्रोजेक्ट के शुरू होते ही आपने ये चीज निकाल दी है, डिलीवर कर दी है, तो आपने अपना मकसद अचीव कर लिया। अब मजीद उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है, जैसे एक सेल फोन है, फॉर एग्जाम्पल मिनिमल वायबल प्रोडक्ट could be a phone that can be used to make and receive the calls, store contact numbers and names and numbers, access voicemail, but that doesn't have camera, internet connectivity, or a music player in its first release. Instead, this functionality could be added in subsequent releases and evaluated independently. Keep in mind, however, that the functionality of the phone that is released in the minimum viable product needs to be complete. जो कुछ आप MVP में डिलीवर कर रहे हैं वो सब कुछ चालू होना चाहिए, चलती हालत में होना चाहिए, वो डेमो नहीं होना चाहिए. So all the attributes related to making phone calls should be present as part of the MVP to allow the customer to comprehensively review this functionality. मुकम्मल होनी चाहिए, कॉल करने का पूरा मेथड ठीक होना चाहिए, उसमें कोई बग्स नहीं होने चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त. बाकी फीचर जो है वो हम उसके अंदर बाद में डाल सकते हैं. इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इट मे बी पॉसिबल टू ट्रांसफर इंक्रीमेंट्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट to the user community early so that the business can start getting some benefits from the application before the entire project is completed. ये बड़ा मजेदार है कि अभी आपने फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं बेसिक इंजन बनाया है सॉफ्टवेयर का और वो आप मार्केट करना शुरू कर देंगे. अच्छा जी, आप लोग अपने डाटा यहाँ पे रखना शुरू करें, अपना सर्च इंजन लगा दिया हमने, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करें. इंटरफेस, फ्रंट फेस इंटरफेस हम बाद में बनाएंगे, अभी ये इसका ट्रायल वर्जन है. तो अभी प्रोजेक्ट शुरू ही हुआ है, 1-2-3 हफ्तों के अंदर हमने वो चीज बना के लगा दी. मार्केट में उन्होंने अपना जो नाम बनाना था या जो वैल्यू गेन करनी थी वो करनी उन्होंने शुरू कर दी. मीनवाइल अभी डेवलपमेंट जारी है और वो जो डेवलपमेंट जारी होती जाएगी, जैसे जैसे वो चीजें उसमें ऐड होंगी वो हम रिलीज करते चले जाएंगे और एक दिन पूरा प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा. For example, if the order entry and billing system is complete, but the management reporting and marketing links have not been built yet, the company might still gain benefit from deploying this early version of the system. मतलब आप जो है बिलिंग सिस्टम मुकम्मल है, आप बिलिंग सिस्टम को बेचना शुरू कर दें, लेकिन उसका जो रिपोर्टिंग और मार्केटिंग का लिंक है वो अभी डेवलप हो रहा है. जब होगा तो वो भी साथ उसके से जुड़ जाएगा जाके और फिर वो दोनों चीजें इकट्ठी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी. दिस इंक्रीमेंटल रिलीज कैन अलाउ फॉर सम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट while the team develops the remaining functionality. It also provides an opportunity to field test the functionality of the order entry and billing system. These field tests may then result in change requests that can be rolled into the final product while the development team is still in place. जो चीज हम डिलीवर कर रहे हैं, जो MVP में हमने दी है, अगर फर्ज करें उसमें कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है, नहीं ऐसे नहीं होने, ऐसे होना चाहिए, वो चेंज रिक्वेस्ट विल कम एज अ न्यू यूजर स्टोरी. वो फीचर जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था, तो वो फीचर फिर फिट करेंगे प्रायोरिटाइजेशन के अंदर. तो जो फिक्सेस होते हैं और जो चेंज रिक्वेस्ट होती हैं इसके अंदर, वो एज अ न्यू फीचर या न्यू यूजर स्टोरी उसमें ऐड होती है. एजाइल टूलिंग की बात आती है. जस्ट एज द एजाइल मैनिफेस्टो वैल्यूज इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स, एजाइल टीम्स प्रेफर लो टेक हाई टच टूल्स. आसान काम मगर ज्यादा काम करने वाला ऐसा टूल जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज्यादा टेक्निकल ना हो, मगर एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी हो. ओवर सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज्ड मॉडल, वो कहते हैं जी हमें वो सोफिस्टिकेटेड मॉडल नहीं चाहिए, वी आर गुड विद लो टेक आइटम्स, बट वो हैवी ड्यूटी होना चाहिए. It might seem ironic that agile approach so closely associated with software development
wouldn't take full advantage of the latest digital gizmos. However, high-tech tools actually present some disadvantage for agile teams. Although scheduling software can illustrate deep hierarchies of tasks, support task dependency, integrity checks, and calculate interesting metrics such as slack, sub-assembly cost, resource utilization, this technical sophistication isn't ideal for agile method. वो तो कहते हैं कि गिज्मोज नहीं इस्तेमाल करने, ऑल्दो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन हम वी वांट टू कीप द थिंग्स सिंपल. The highly polished graphs, statistics, and quantitative reports that these tools can produce tend to disguise the volatile nature of what's being analyzed, project tasks, and estimates. Sophisticated scheduling tools can also exclude team members from interacting with the tools and discourage whole team collaboration. वो कहता है जी कि शुरू में आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बना के पेश नहीं करते, ये हमारा टारगेट है. आप बिल्कुल बेसिक फंक्शनैलिटी पे रहें, MVP की हद तक रहें. तो और टूल्स भी वो उसने बताया कि बिल्कुल ही आप लो टेक किस्म की आप क्या कहते हैं इस्तेमाल करें, जो आसान टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें इस्तेमाल ना करें. Although scheduling software can illustrate deep hierarchies, ये तो हमने बात करनी नहीं. हाँ, support task dependency, integrity checks, and calculate interesting metrics such as slack, sub-assembly cost, resource utilization, तो हमने बात कर ली थी ना. एजाइल कॉन्ट्रैक्टिंग हम कल शुरू करेंगे जी. टॉपिक्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ. इसके अंदर एजाइल कॉन्ट्रैक्टिंग में हम एजाइल कंस्ट्रेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे. DSDM कॉन्ट्रैक्ट का पीछे जिक्र आया था, उनकी बात होगी. मनी फॉर नथिंग एंड चेंज फॉर फ्री. ग्रेजुएटेड फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स. फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसके अंदर हम फिक्स एक अमाउंट एग्री कर लेते हैं. ये नॉर्मली जहां स्कोप चेंज ना होता हो वहां इस्तेमाल किया जाता है फिक्स प्राइस. लेकिन अभी हम देखेंगे कि एजाइल कॉन्ट्रैक्टिंग में किस तरह फिक्स प्राइस को अकोमोडेट किया जाता है. उसने बल्कि लिख ही दिया, उसने कहा ग्रेजुएटेड फिक्स प्राइस. इसी तरह फिक्स प्राइस वर्क पैकेजेस, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बजाय आप वर्क पैकेज की फिक्स प्राइस लगाते हैं. और फिर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये इंशाल्लाह कल हम इसके ऊपर बात करते हैं. फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग. इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग में दो हेडिंग्स हैं, फ्रीक्वेंट वेरिफिकेशन और टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. दिस मच इज इन. नॉर्मली हम ये चीजें नहीं पढ़ते होते क्योंकि इनमें से जो एग्जांपल्स और चीजें हैं वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं. और चूंकि आप दोनों सॉफ्टवेयर से ही मुताल्लिक है तो आप तो समझ रहे हैं इन सब चीजों को. लेकिन अगर मैं किसी इंजीनियर को ये सब चीजें पढ़ाने की कोशिश करूं तो उसको शायद बहुत ज्यादा ये समझ ना आए. तो इसलिए फिर हम ये वाली चीजें उसमें से निकाल देते हैं. जी जनाब. सर जज़ाकल्लाह. अभी ये है कि कल मैं इंशाल्लाह करता हूँ तैयार अगला लेक्चर भी, क्योंकि ये चीजें मैं अभी नहीं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए इसमें आपने जगह जगह पे गलतियां भी देखी होंगी. कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है? जी जनाब, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है आपके पास? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह आपको जज़ा कर दे, हिम्मत ताकत दे. चलें जी, लेट्स कॉल इट अ डे. आज आधा घंटा पहले छुट्टी कर लें, फिर इंशाल्लाह कल देखें. चले सर, हमें भी स्टूडेंट होने का शौक पूरा करने का. थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर.